वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं अंबिका सिलसिला एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड संस्कृत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्व रूप संधि। देखिए, इससे पहले हम दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाल संधि इन सभी को पढ़ चुके थे। इससे आगे हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि को। ठीक है, तो आज हम पूर्व रूप संधि की सूत्र, परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। देखिए, ये संधि जो है हमारी पूर्व रूप संधि, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर विद्यार्थी जो इस भ्रम में रहते हैं कि स्वर संधि का सबसे आसान भेद है दीर्घ संधि, वो आज इस क्लास को पढ़ने के बाद कहेंगे कि स्वर संधि का सबसे आसान भेद है पूर्व रूप संधि। तो देखिए, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इसका संधि सूत्र है एंग पदांता धति। ठीक है, इस सूत्र की परिभाषा को जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इन शब्दों का, ताकि ये परिभाषा हमें आसान शब्दों में समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है एंग। क्या हम एंग को पहले पढ़ चुके हैं? हाँ, एंग क्या है? एक प्रत्याहार है। और इसे हमने कहाँ पढ़ा था? गुण संधि में पढ़ा था। बताओ, गुण संधि में क्या पढ़ा था हमने एंग प्रत्याहार के बारे में? इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं बताइए। इस प्रत्याहार में होते हैं दो वर्ण। कौन कौन से? ए और ओ। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिख रहा है? पदांत, आत और इति। देखो, ये पदांत, आत, इति है ना, ये तीन पदों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पदांत, फिर है आत और फिर इति। ठीक है, अब ये पदांत के यानी कि पद के अंत में, फिर आत यानी कि आ या आ यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, और इति यानी कि यहाँ पे इति का मतलब है इत्यादि। यानी कि ये जो सूत्र है एंग पदांत गति, इस सूत्र के अंतर्गत एक तो एंग प्रत्याहार के वर्ण यानी कि ए और ओ, और फिर यानी कि आत, आ या आ यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, केवल इनके बारे में बताया गया है सूत्र में। ठीक है, तो हमने जब संधि पढ़ी थी शुरुआत में, तो मैंने आपको क्या बताया था हर संधि में कि हमें संधि पद बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? दो पद। ठीक है, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। पहले वाले को पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, और इसमें होते हैं वर्ण यानी कि अक्षर, दो या तीन कितने भी हो सकते हैं। तो संधि हमेशा कहाँ होती है? पूर्व पद के अंतिम अक्षर यानी कि इसमें, और उत्तर पद के पूर्व वर्ण यानी कि पहले वाले में। इन दोनों के मध्य होती है संधि। यही तो बताया था मैंने आज तक जितनी भी संधियां की है हमने, दीर्घ संधि, गुण संधि, ऐसे ही तो किया है। पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का पूर्व अक्षर इनके मध्य है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? एंग पदांतति यानी कि एंग प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से? ए और ओ कहाँ होने चाहिए? पद के अंत में। अब ये बताओ मुझे, पद का अंत किसमें होता है? पूर्व पद में के अंत में या उत्तर पद के अंत में? कहाँ पे होती है संधि? पूर्व पद के अंत में। यानी कि जो एंग प्रत्याहार से संबंधित वर्ण है यानी कि ए और ओ कहाँ पे होंगे? यहाँ। किसमें? इस पूर्व रूप संधि में। ठीक है, ये ए और ओ कहाँ होंगे? यहाँ आगे होंगे। पूर्व पद में होंगे कहाँ पे? ये अंतिम अक्षर या तो ए होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आत, आत यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? ह्रस्व आ या दीर्घ आ। ठीक है, इति यानी कि इत्यादि। यानी कि एंग पदांतति सूत्र ये कहता है कि पूर्व रूप संधि वहां होती है जहां पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर होगा या तो ए होगा या ओ होगा, और उत्तर पद का जो पूर्व अक्षर होगा या तो ह्रस्व आ होगा या दीर्घ आ होगा, वहां क्या होगी? पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है, इस प्रकार की ये कंडीशन बनती है तो वहां क्या होती? पूर्व रूप संधि। अब जब इस प्रकार की कंडीशन तो हमारे सामने आ गई, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो अब इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक है,
ये तो इस एंग पदागति सूत्र की सिचुएशन है पूरी, ठीक है। ए और ओ होगा आगे, बाद में क्या होगा, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ठीक है। अब यहां तक आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। अब इसे की हम विस्तृत परिभाषा समझते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, जब एंग प्रत्यार यानी कि ए और ओ पद के अंत में हो, यानी कि पदांत पद के अंत में, पद के अंत में कहाँ होंगे, पूर्व पद में, क्योंकि अंतिम जो उत्तर पद होता है उसमें तो पूर्व वर्ण में होती है ना संधि, तो ये क्या होगा, पद के अंत में हो और उसके परे आत यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ हो तो भी पूर्व रूप एकादेश होता है। देखिए इस परिभाषा में हमें तीन चीजें पकड़नी है, तीन नहीं चार। कैसे, देखिए एक तो ये, ठीक है, जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया, फिर उसके बाद एक ये भी मैंने आपको अभी सूत्र में एक्सप्लेन किया, फिर ये है तो भी, मैंने तो भी का इस्तेमाल किया शब्द का, और उसके बाद है एकादेश। देखो एकादेश शब्द से तो आप अभी तक परिचित हो चुके होंगे, हमने दीर्घ संधि पढ़ी उसमें भी दीर्घ एकादेश होता है, गुण संधि पढ़ी उसमें भी गुण एकादेश, फिर वृद्धि संधि में वृद्धि एकादेश। तो एकादेश से तो आप परिचित हो चुके हो, यानी कि दो वर्ण होते हैं वहां एक आदेश कर देते हैं दोनों को मिलाकर, यानी कि दो की जगह दो वर्ण नहीं आते, ठीक है, एक ही वर्ण आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है पूर्व रूप, यानी कि पहले वाले वर्ण का आदेश होता है, जैसे कि गुण संधि वृद्धि संधि में हम कर चुके हैं, दीर्घ संधि में हम कर चुके हैं ना, आदेश करना होता है, दीर्घ संधि में दीर्घ कर देते हैं, आ को मिला करके के बाद ई हो तो उसको दीर्घ हो गया, ठीक है। फिर गुण संधि में भी ऐसा ही होता है, फिर वृद्धि संधि में वृद्धि आदेश हो जाता है, ठीक है। आ के बाद ए हो तो उसे आई हो जाएगा, आ के बाद ओ हो तो उसे औ हो जाएगा, वृद्धि। तो यहाँ क्या होता है, पूर्व एकादेश। लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो भी का क्यों इस्तेमाल किया, तो देखिए ये जो सिचुएशन है ना, क्या ए और ओ के बाद आ या आ, देखिए ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन कहाँ पे होती है, वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में ये होता है आ के पश्चात ए हो तो उसको क्या हो जाएगा, आई। आ ह्रस्व दीर्घ के बाद ओ हो तो उसे क्या हो जाएगा, औ। इस प्रकार की सिचुएशन होती है। तो ये परिभाषा ये कह रही है कि जब ए के पश्चात आते यानी कि आ आए तो भी इस प्रकार वृद्धि रूप एकादेश नहीं होगा, यानी कि आ के बाद आ जाए तो बड़ी ए नहीं होगा, ओ के बाद आ आए तो औ नहीं होगा, क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश। और पूर्व रूप एकादेश क्या होगा, यानी कि पहले वाले वर्ण का आदेश, ठीक है। तो ये तो थी हमारी वृद्धि संधि, जो कि ये वृद्धि संधि के एक तरह से अपोजिट समझ सकते हैं कि जब यहाँ वृद्धि संधि ये कह रही है आ के बाद ए आ जाए
तो आई हो रहा है, अ के बाद ओ आ रहा है तो औ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्व रूप एकादेश हो रहा है, यानी कि अ के बाद आ जाए, ए के बाद आ जाए, या ओ के बाद आ जाए, तो पूर्व रूप एकादेश करना है यहाँ पे, इसका वृद्धि आदेश नहीं होगा। अब इसका पूर्व रूप एकादेश क्या कैसे होगा, इसमें भी देखिए एक ट्विस्ट है। वो क्या, देखिए वो ये है कि जब ए के बाद आ या आ जाए तो पूर्व रूप तो करना है, ए तो आएगा, लेकिन यहाँ पे और जो हमने संधियां पढ़ी हैं उसमें क्या होता है, गुण संधि में, वृद्धि संधि में और सभी में क्या होता है, ये जो ह्रस्व आ और दीर्घ आ है ना, ये लुप्त हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है। केवल एक ही आदेश होता है, ठीक है, पूर्व रूप आदेश होता है या पर रूप आदेश होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पूर्व रूप संधि में इसमें ये लोप नहीं होगा, इसका क्या करेंगे, अवग्रह, अवग्रह के रूप में शेष बचता है। ये आ क्या, अवग्रह के रूप में शेष बचता है। ये जो अवग्रह चिन्ह है ना, अंग्रेजी के एस लेटर होता है उससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। अब ये जो ऐसे ही ओ है, ओ के बाद आ जाए तो इसमें भी पूर्व रूप एकादेश करना है ओ, लेकिन इसमें यहाँ पे फिर से वही आ का यहाँ पे लोप नहीं करना है, जैसे हम वृद्धि संधि गुण संधि में करते हुए आए हैं। इसमें क्या, अवग्रह कर देते हैं, यानी कि इसमें जो आ है वो पूरी तरह से लुप्त नहीं होता, और ये एकमात्र पूर्व रूप संधि में होता है। तो देखिए, अगर बहुत से बच्चे बोलते हैं ना इतनी सारी संधियां होती हैं, कंफ्यूजन होता है पहचानने में, तो इस संधि को आपके लिए पहचानना बहुत आसान है। इस पूर्व रूप संधि में आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई देगा शब्द के पद के बीच में, ठीक है, और इसी अवग्रह चिन्ह की वजह से ही आपको संधि पद बनाना और विच्छेद करने में आसानी रहेगी, चाहे आपको ये सूत्र समझ में आया हो या ना आया हो, परिभाषा आपको समझ में ना आई हो चाहे ना आई हो, फिर भी आप इस अवग्रह चिन्ह के आधार पर संधि पद और विच्छेद भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, उसको हम आगे उदाहरण से समझेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि ये जो हमने परिभाषा पढ़ी है, क्या ये परिभाषा वास्तव में सही है, क्या ये सूत्र हमने पढ़ा है क्या वास्तव में सही है। तो इसे हम उदाहरण पर ट्राई करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं किस प्रकार क्या इसका ये सही उदाहरण बन करके आ रहा है कि नहीं हमारे सामने। उससे पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके उदाहरण बताऊंगी कि किस प्रकार ये उदाहरण पर खरी उतर रही है परिभाषा और ये सूत्र। अब देखिए इसके उदाहरण को देखते हैं हम। सबसे पहला उदाहरण है वायो अत्र, ठीक है। दूसरा है अमुके अत्र। देखिए इस पूर्व रूप संधि की जो मैंने अभी आपको पहचान बताई है कि ये अवग्रह चिन्ह आपको हर जगह दिखाई देगा, हर उदाहरण में दिखाई देगा, तो इसे पूर्व रूप संधि का उदाहरण पकड़ में आना बहुत आसान है, ठीक है। अब वही जो हम आज तक करते हुए आए हैं, हर संधि में संधि पद है, अब इसको विच्छेदित करना है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे ना इसके, या तो आप शब्द को पकड़ो फिर किसका क्या अर्थ है, उसके पश्चात आप ऐसे 2 टुकड़े ढूंढो कि जो टुकड़े भी हो जाए, 2 पद बन जाए और उनका अर्थ भी नहीं बिगड़े, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किसका ट्रिक के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम चूंकि मुझे तो इसका अभ्यास कार्य है, तो मैं इसका वायो अत्र का अब इसका विच्छेद करूंगी, तो इसका बनेगा वायो प्लस अत्र। इसकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगी कि क्या ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। इस पूर्व रूप संधि के संधि पद विकसित बनाने की बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती। तो पर उससे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, वो इस पे खरी उतर रही है कि नहीं उदाहरण पे। तो परिभाषा हमारी क्या कह रही थी कि ये जो आगे वाला पूर्व पद है ना, उसके अंतिम यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, ए हो चाहे ओ हो। क्या यहाँ पे ए या ओ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे यू में दिखाई दे रहा है, तो ये निकाल लिया, ठीक है।
आ गया ना समझ में? मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा होता है, तो ये जो यू है ना, इसमें जब या को अलग करेंगे तो क्या बन निकलेगा लास्ट में? ओ। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे ये परिभाषा क्या कर रही थी हमारी कि ए या हो या ओ हो, उसके पश्चात क्या हो? ह्रस्व या दीर्घा। क्या यहाँ ह्रस्व या दीर्घा है? हाँ है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी एकदम सटीक बैठ रही है यहाँ तक। तो अब इसके आगे देखते हैं उसके पश्चात परिभाषा क्या कह रही थी। अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनकर तैयार हो रही है तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? पूर्व, यानी कि पहले वाला, यानी कि ओ आदेश हो जाएगा। लेकिन ये जो कि पूर्व रूप संधि है, तो यहाँ पर जो आ है ना, ये पूरी तरह से लुप्त नहीं होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये अवग्रह के रूप में शेष बचेगा। ठीक है, इस प्रकार ये बनकर के तैयार हो गया। अब जो ऊपर बचा हम इसे उतार लेंगे। आगे त्रा। ठीक है, अब इसे हम मिला करके लिखते हैं वा, ओ को इसमें मिला लिया यो, ठीक है, ये और ये देखो सेम टू सेम है। हाँ, तो इसका मतलब हमने जो संधि पद बनाया, संधि विकसित किया, फिर इसके बाद ये प्रोसेसिंग पूरी की, ये बिल्कुल सटीक है क्योंकि ये और ये एकदम समान पद बनके तैयार हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा सूत्र था, ये परिभाषा थी, ये हमारी इस उदाहरण पर एकदम खरी उतर रही है और ये उदाहरण भी इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार इस पूर्व रूप संधि में संधि पद बनाना और संधि विकसित करना बिल्कुल आसान होता है। लोग, अगर कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाया इस पूरी प्रोसेस को कि किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस थी, या ये सूत्र याद नहीं रह पाया आपको परीक्षा में, तो किस प्रकार आप बिना सूत्र को याद रखे भी इसे आप संधि पद विच्छेदित और फिर दोबारा से संधि पद बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो देखिए ये जो अवग्रह दिखाई दे रहा है ना, ये अवग्रह, ये पूर्व संधि के प्रत्येक उदाहरण में ये अवग्रह दिखाई देता है। तो इसकी तो आप टेंशन लेना ही मत कि अवग्रह नहीं दिखा तो क्या होगा। ठीक है, हमें पकड़ना है इस अवग्रह को। अब क्या करना होता है कि अवग्रह के आगे जो भी 2, 3, 4 जो भी वर्ण होते हैं ना, उनको तो एक तरफ यहाँ उतार लिया। ठीक है, उतार लिया, उसके बाद लगा देना है प्लस का निशान। ठीक है, बाकी को जो बचा उसको इधर उतारना है। ठीक है, त्रा उतार लिया। अब ये जो अवग्रह, हम जानते हैं कि अवग्रह कैसे बना है? ह्रस्व आ या दीर्घ आ का अवग्रह बनाते, तो उसे उसकी वैसी ही पहले वाली स्थिति में ले आएंगे। ठीक है, इसका लिख लिया। ठीक है, वायु लिख दिया, अवग्रह था तो यहां तक इसका टुकड़ा एक यहाँ पे ले लिया, फिर प्लस का निशान लगा दिया, फिर अत्र ये उतार दिया। ठीक है, ओके। अब ये तो बन गया संधि विच्छेद। अब दोबारा से इसका पद बनाएंगे तो कैसे कि वायु यहां तक है, लिख लिया, फिर ये जो प्लस का निशान है इसके बाद आ आएगा, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ठीक है, तो उसकी स्थान पर वापस अवग्रह कर देंगे और त्राव लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो संधि पद था इसका हमें विकसित कर देना। कैसे? अवग्रह को ध्यान रखना है, जहां से अवग्रह आ रहा है उसके जो आगे के वर्ण है उसको तो एक समान लिख दिया, उसके पश्चात प्लस का निशान लगा दिया, फिर बाकी का उतार दिया। बस इस अवग्रह के चिन्ह को पूर्व वाली स्थिति में ले आएंगे। ठीक है, आ या आ, फिर वापस इसका पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो आ है इसका अवग्रह कर देंगे, वापस इसको वैसा के वैसा लिख देंगे, इस प्लस को बीच में से हटा करके। देखा, ये तो कितना आसान था पूर्व रूप संधि में संधि पद और विच्छेदित बनाना। ठीक है, अब हम एक और नया उदाहरण है अमू के अत्र, इस पर हम प्रैक्टिस करके देखते हैं दोबारा से। अमू के अत्र, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्या पकड़ना है हमें? अवग्रह। इस अवग्रह को पकड़ लिया, उसके आगे के जो वर्ण है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उनको लिख लिया हमने। ठीक है, अमू के, फिर उसके बाद ये जो अवग्रह का निशान है ना, उससे ठीक पहले प्लस लगा दिया। ठीक है, अब ये अवग्रह का निशान किसकी जगह पे आता है? ह्रस्व आ या दीर्घ आ की जगह पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ह्रस्व आ। ठीक है, और ये त्रा। ठीक है, हो गया। इसके पश्चात अब हम अपनी परिभाषा पर चलते हैं। उस प्रोसेस को भी तो हमें प्रैक्टिस करना है, तभी तो हम संधि करना समझेंगे, पूर्व संधि के सूत्र को, परिभाषा को। तो प्रैक्टिस में हमने क्या पढ़ा था परिभाषा में कि ये जो अमू के अत्र है, जो पूर्व पद है, उसका अंतिम अक्षर क्या है? ए।
किसी भी व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है और वो स्वर ही क्या होता है, अंतिम अक्षर होता है ए। ठीक है, ये हमारी परिभाषा पे खरा उतर रहा है यहाँ तक, क्योंकि हमारी परिभाषा ये कह रही थी पूर्व पद का अंतिम अक्षर या तो ए हो चाहे ओ हो। ठीक है, ए आ गया। उसके आगे क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ। ठीक है, आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाए, पूर्व एकादेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए ही होगा। ठीक है, लेकिन ये आ है ना, ये लोप नहीं होगा अन्य संधियों की तरह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अवग्रह बन जाएगा। ठीक है, बाकी का ऊपर का हम उतार लेंगे। ठीक है, अमुक को इसमें से ए निकल गया तो अमुक ये बचा फित्रा। अब इसे हम मिला करके लिखेंगे। देखो ये और ये सेम टू सेम है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो संधि पद था इसका जो आपने विच्छेद किया फिर वापस इसका संधि बनाया, ये एकदम सही है। ये उदाहरण हमारी परिभाषा पर एकदम खरा उतर रहा है। ठीक है, अभी अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। उतार लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। रक्षे अस्मिन साधो पे ही। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, सबसे पहले क्या करना है, इस अवग्रह को पकड़ना है। ठीक है, अवग्रह से पहले वाले जो भी वर्ण है उनको वैसा की वैसा उतार देना, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ लगा दिए प्लस। और ये अवग्रह है ना, अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि यार अवग्रह की जगह पे ह्रस्व करें या दीर्घ आ करें। तो देखिए ज्यादातर जो एग्जाम्पल है उसमें ह्रस्व आ ही आ रहा है। ठीक है, ह्रस्व आ के ही उदाहरण है इसमें, तो ह्रस्व आ कर देना। अब इसमें टेंशन मत लेना ह्रस्व करना है या दीर्घ करना टुकड़े करते टाइम, तो ह्रस्व कर दिया। फिर अश्विन। ओके, तो वो परिभाषा क्या कर रही थी हमारी कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर में क्या हो, ए और चाहे ओ, तो ए हाँ आ रहा है, दिख गया। आगे आ, पूर्व रूप एकादेश ए हो जाएगा, लेकिन ये आ विलुप्त नहीं होगा क्योंकि ये हमारी क्या है, पूर्व रूप संधि। अब अग्र के रूप में शेष बचा, फिर ऊपर का उतार लिया शेष वृक्ष, क्योंकि इसमें से ए निकल गया। ठीक है, ये हो गया वृक्ष, इसी ए की मात्रा लग गई अस्मिन। तो देखिए पूर्व पद जो था उसका संधि विच्छेद सेम टू सेम है या नहीं, देखो है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब हमारा ये संधि पद था, विच्छेद किया उसके बाद दोबारा से पद बनाया, वो एकदम सही है। अब इसके आगे फिर से देखते हैं हम, साधो अपे ही क्या पकड़ना है हमें, अवग्रह पकड़ना है। ठीक है, इसके आगे जो भी है इसको सीधा सीधा उतार दिया, साधो प्लस अपे ही, बिना टेंशन के ह्रस्व होगा या दीर्घ, कर दिया। अब इसके बाद पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, उसके आगे आ। ठीक है, पूर्व रूप एकादेश होगा ओ, इस अवग्रह को क्या कर, फिर आगे क्या बचा, इस प्रकार ये दो और उदाहरण बन करके तैयार हो गए।
आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और मैं समझती हूँ कि अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 4 उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार में संधि पद और विच्छेदित करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूर्व रूप संधि में संधि पद और विच्छेदित करना बहुत आसान होता है, चाहे आपको सूत्र और परिभाषा समझ में आई हो या ना आई हो। इसके आगे अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिसे आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, और जब आप खुद से अभ्यास करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है आपके अन्य उदाहरण जिनका आपको अभ्यास करना है। जितना आप अच्छे से अभ्यास करेंगे उतना ही आप संधियों को समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक नोट और लिखवाती हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में, क्योंकि अभी तो आप एक एक करके संधि को पढ़ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बाद में जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको वृद्धि संधि के बारे में बताया कि वृद्धि संधि में क्या होता है, एक तरफ आ आता है, उसके बाद आगे ए आता है तो उसका वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। उसके अलावा आए तो ओ हो जाए, उसके बाद वृद्धि ओ यानी कि औ आदेश हो जाता है। ऐसी ही एक सिचुएशन अयादी संधि में भी बनती है, ऐसी मिलती जुलती। तो मैं आपको लिखवाती हूँ एक नोट, ठीक है, लिखें आप लोग। पूर्व रूप संधि अयादी संधि का अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ कि पूर्व रूप संधि अयादी संधि का अपवाद कैसे है। लेकिन उससे पहले अब आप यहाँ पे एक शब्द को पकड़िए, क्या? अपवाद। अपवाद का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने गुण संधि के अपवाद आपको कराए थे, अयादी संधि के अपवाद। अपवाद का मतलब होता है विपरीत, यानी कि कटाक्ष, निषेध करना किसी चीज का। यानी कि ये जो पूर्व रूप संधि है अयादी संधि का निषेध करती है। कैसे करती है? तो देखिए, आप अयादी संधि को याद कीजिए। जब हमने अयादी संधि पढ़ी थी तो उसमें क्या बताया था कि जब ए ओ आई औ हो कहा पूर्व पद में, और उसके बाद क्या है, कोई भी अचवर्ण, अच यानी कि आ ई उ री ली कोई सा भी अचवर्ण हो तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ऐ। इसकी जगह पे अब। ठीक है, इसकी जगह पे आए, और इसकी जगह पे क्या आदेश होता है? आब आदेश होता है। तो ये इसका अपवाद कैसे है? पूर्व रूप संधि में क्या स्थिति है? पूर्व रूप संधि ये करती है कि ए हो या फिर हो ओ, और उसके बाद क्या है? आ या आ। तो देखो, अगर आ और आ को आप ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे कि वास्तव में ये आ एक तरीके से अच ही तो है, स्वर ही तो है। आ ह्रस्व आ और दीर्घ हाँ है, और इसमें क्या है? आ और ओ। तो देखा जाए तो अयादी संधि का जो नियम है काफी मिलता जुलता है कि जब ए आ रहा और ओ आ रहा है, उसके बाद क्या है? अच, ह्रस्व आ और दीर्घ अच है कि नहीं, तो उसकी जगह पे क्या आदेश होता है? ए की जगह पे अ और ओ की जगह पे अब आदेश होना चाहिए। तो ये पूर्व संधि क्या करती है? इसका निषेध कर रही है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ए आए और उसके बाद अच, कोई भी स्वर हो तो उसका ए होगा, ओ आए और उसके बाद अच हो तो उसकी जगह पे अब होगा। जैसे कि इसमें स्थिति बन रही है, ए आ रहा है, ये क्या? पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि की स्थिति है, और ये है अयादी संधि की स्थिति। ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि ये कहती है कि जरूरी नहीं कि हर बार ए के बाद अच आए, यानी कि आ ई उ आए तो उसकी जगह पे अ आदेश हो जाएगा।
ओ आए तो इसकी जगह पे अब आदेश हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि अगर आ आए और उसके बाद अच यानी कि आ आए तो अ की जगह पे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एक आदेश, क्या, ए, और अवग्रह चिन्ह। और ये हो, इसके बाद ये हो यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ, तो इसकी जगह पे भी पूर्व रूप आदेश ओ और ओ आदेश हो जाता है। यानी कि पूर्व रूप संधि ये कहती है कि हमेशा अयादी संधि की तरह ही सिचुएशन नहीं बनेगी, कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनके तैयार होती है कि जब ए आ रहा है उसके बाद अच आए यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ, तो उसका पूर्व रूप एक आदेश इस प्रकार प्राप्त होगा, और जब ओ आए उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ आ रहा है तो उसका जो पूर्व रूप एकादेश है वो इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ठीक है, अब आप लोग इस नोट को समझ गए होंगे कि पूर्व रूप संधि अयादी संधि का अपवाद किस प्रकार है। तो ये आपकी आज पूर्व रूप संधि पूरी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही सरल संधि थी ये। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पर रूप संधि को पढ़ेंगे।